सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज थर्सडे है, ऑर्गेनन डे है आज। और ऑर्गेनन में हमारा जो एफोरिज्म का जो ग्रुप चल रहा है वो चल रहा है 172 से लेकर के 184 वाला ग्रुप चल रहा है, जिसमें हम कंटेंट में देखेंगे कि उसमें रूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज विद टू फ्यू सिम्टम्स। जिन डिजीजेज में बहुत कम सिम्टम्स हमें मिल पाते हैं, वन साइडेड डिजीज जिनको कहते हैं, उनका ट्रीटमेंट को करने के क्या क्या नियम है ये बताए गए हैं इस खंड में। और आज डेट हो गई है 18 सितंबर 2025 और हमारा एफोरिज्म कहाँ तक हो गए थे प्रशांत? 182 चलेगा आज। 182। तो इस ग्रुप में 182 पे आज चलेंगे। तो इसमें 3 एफोरिज्म बच रहे खास करके। तो 182 एफोरिज्म में हनीमैन साहब कह रहे हैं कि thus the imperfect selection of the medicament which was in this case almost inevitable owing to the too limited number of the symptoms present serves to complete the display of the symptoms of the disease, and in this way facilitates the discovery of second more accurately suitable homeopathic medicine। उस दिन बात ये चल रही थी डॉक्टर साहू सर कि अगर हम होम्योपैथिक होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो भले ही हमें पूरी पिक्चर ना मिले, पूरी टोटलिटी ना मिले डिजीज की, और उसमें कोई एक या दो सिम्टम्स जो कि अनकॉमन पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलता भी चला जा रहा है और हम उसके ऊपर पार्शियल सिलेक्शन करके भी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, तो वो हमारे बेनिफिट में ही जाता है। दो तरीके से कि या तो अगर वो शूट कर गया तो वो केस को पूरा क्योर की तरफ भी लेके बढ़ जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट मेडिसिन के लिए डिजीज की टोटलिटी को वो थोड़ा और खोल देता है, डिजीज की टोटलिटी को और मजबूत करने लगता है। तो उस बारे में कह रहे हैं दस द इम्परफेक्ट सिलेक्शन ऑफ द मेडिकामेंट। ये जो हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन जो इम्परफेक्ट रह गया था, अधूरा रह गया था सिम्टम्स कम मिलने की वजह से, which was in this case almost inevitable owing to the too limited number of the symptoms present। और जो किस वजह से रह गया था कि ये जो inevitable owing to the too limited number of symptoms जो प्रेजेंट थे उनकी वजह से रह गया था। इस केस में कह रहे हैं serves to complete the display of the symptoms of the disease। इसके बाद डिजीज के सिम्टम्स का जो है वो कंप्लीट रूप से डिस्प्ले होने लगता है नेक्स्ट वन, यानी कि केस को खोल देता है। अगर हम अपने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कहें अमित पाल भाई, तो ये डिजीज पिक्चर को खोल देता है। आवाज आ रही है डॉक्टर सर? हाँ सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। हाँ, तो बेसिकली या एक तो कम से कम फायदा ये होता ही है कि ये एक दो सिम्टम पे जब हम लिमिटेड सिम्टम्स पे प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो नेक्स्ट पिक्चर जो बनाएंगे टोटलिटी की, जब ये मेडिसिन काम कर जाएगी तो अब सिम्टम ऑफ डिजीज का जो डिस्प्ले होगा वो कंप्लीट कह रहे हैं बल्कि हनीमैन साहब तो, लेकिन हम मान के चलें कि ये केस ओपन हो जाता है, हमें और अच्छी टोटलिटी मिलने लगती है। एंड इन दिस वे फैसिलिटेट्स द डिस्कवरी ऑफ सेकेंड मोर एक्यूरेटली सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन। और जब हमें और अच्छी पिक्चर मिलने लगेगी तो फिर जो सेकेंड मोर एक्यूरेट फिर हमें सुविधा हो जाएगी डिस्कवर करने में सेकेंड मोर एक्यूरेटली सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। क्यों जी? तो हुआ ना फायदा। तो हम इस तरह से आगे भी बढ़ेंगे। 183 में कह रहे हैं whenever therefore the dose of the first medicine ceases to have beneficial effect, ब्रैकेट में कह रहे हैं if the newly developed symptoms do not by reason of their gravity demand more speedy aid, which however from the minuteness of the dose of homeopathic medicine and in very chronic diseases is exclusively rare।
ब्रैकेट से बाहर करें, ए न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड। तो यहाँ हैनीमैन साहब बताने की कोशिश करें कि वेन एवर देयरफॉर द डोज ऑफ द फर्स्ट मेडिसिन सीजेस टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं जो वो अच्छा इसको यही लेंगे ब्रैकेट के साथ। हैनीमैन साहब कह रहे हैं जब डोज ऑफ फर्स्ट मेडिसिन की अपने बेनिफिशियल इफेक्ट को देना बंद कर दे, जब उसके बेनिफिशियल इफेक्ट आने बंद हो जाएं, और ब्रैकेट में कह रहे हैं कि इफ द न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स डू नॉट बाय रीजन ऑफ देयर ग्रेविटी डिमांड मोर स्पीडी एड, जब नए जो डेवलप सिम्टम डेवलप हो रहे हैं इस मेडिसिन को देने के बाद, जो डिजीज में नए सिम्टम्स आ रहे हैं आगे, वो अगर उनकी ग्रेविटी और डिमांड अब यहाँ नहीं है कि यही दवा दी जाए, जब ऐसी बात हो जाए, ब्रैकेट में आगे कह रहे हैं कि विच हाउएवर फ्रॉम द माइन्यूटनेस ऑफ द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड इन वेरी क्रॉनिक डिजीजेज इज एक्सक्लूसिवली रेयर, जो कि हालांकि जो माइन्यूटनेस होने की वजह से डोज की होम्योपैथिक मेडिसिन की, और वेरी क्रॉनिक डिजीज के केस में एक्सक्लूसिवली रेयर मिलती है। बात क्या कि ये जो नए न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स की इस तरह से आते चले जाएं, न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स कह रहे हैं, ये न्यूली डेवलप्ड सिम्टम दो तरीके से होंगे, या तो मेडिसिन के लार्ज डोज की वजह से, या फिर कह रहे हैं कि ये फ्रॉम द इन वेरी क्रोनिक डिजीज, तो क्रोनिक डिजीज में भी शायद डेवलप नहीं हो रहे हैं। इफ द न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स डू नॉट बाय रीजन ऑफ देयर ग्रेविटी डिमांड मोर स्पीडी एड, विच हाउएवर फ्रॉम द माइन्यूटनेस ऑफ द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड इन वेरी क्रोनिक डिजीज इज एक्सक्लूसिवली रेयर। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली रेयर जो कहा गया, तो ये बड़ी मुश्किल से ही आते हैं ऐसे सिम्टम डॉक्टर सर, ये जो नए सिम्टम हैं। हेलो सर, उसमें जी माइन्यूटनेस आप डोज की वजह से, हाँ एक बात, और वेरी क्रोनिक डिजीज होने की वजह से जी, ये जो सिम्टम्स हैं न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स जो हैं, ये वेरी एक्सक्लूसिवली रेयर बताए गए। अगर फिर भी ऐसी बात आ जाए कि ऐसे सिम्टम आ जाएं, और जो के वेरी रेयर हैं दो वजह से, जिनका आना होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज कम होने के नाते भी नहीं उम्मीद की जा सकती ऐसे न्यू सिम्टम्स की, और एक्सक्लूसिव और वेरी क्रोनिक डिजीज होने की वजह से भी तुरंत के तुरंत कोई नए सिम्टम नहीं पैदा होते जो भाव आ रहा। लेकिन फिर भी यदि ऐसे आ जाएं और आपको लगे कि आपकी मेडिसिन जो है अब वो बेनिफिशियल इफेक्ट देना बंद कर दी है, तब क्या करना है? तब ये करना है कि ए न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, नए तरीके से एग्जामिन किया जाए डिजीज का। अब द स्टेटस मोरबाई एज इट नाउ इज मस्ट बी नोटेड डाउन एंड ए सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद इट। अब यहाँ जब दवाई की खुराक वो पहले वाली की काम करना बंद कर दे, थम जाए, तो नए तरीके से एग्जामिन करो डिजीज का। और ये जो स्टेटस मोरबाई है, जो अब इस समय पे मॉर्बिड स्टेट है डिजीज की, या डिजीज की जो आपकी स्टेट है, इसको नोट डाउन करो और अब सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करो इसके अनुसार, विच शैल एग्जैक्टली शूट द प्रेजेंट स्टेट, जो के एग्जैक्टली शूट करती हुई होनी चाहिए इस प्रेजेंट स्टेट को। एंड वन विच शैल बी ऑल द मोर अप्रोप्रिएट कैन देन बी फाउंड एज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैज बिकम लार्जर एंड मोर कंप्लीट। और इस तरह से जो इसको सूट करती हो उसको यहाँ चुना जाए प्रेजेंट स्टेट के हिसाब से। और जैसे आगे कह रहे हैं कि वन विच शैल बी ऑल द मोर अप्रोप्रिएट कैन देन बी फाउंड, एक के बाद दूसरी और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट मिल सकती है, और मिलेगी ही। क्यों मिलेगी? क्योंकि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो लार्जर होते जाते हैं, यानी कि टोटलिटी
बढ़ती जाती है जब केस खुल जाता, और वो मोर कंप्लीट भी होती जाती है। तो इसलिए वहां पर और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट मेडिसिन का आने का चांस बनने लगता है। 112 फुटनोट दे रहे हैं मोर कंप्लीट वर्ड के ऊपर। सर ये जो है एक्यूट डिसीज में ज्यादा देखेंगे ना। हाँ, बेसिकली भाव ये निकला, वो जो ब्रैकेट वाले में हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, कि ये जो न्यूली डेवलप्ड सिम्टम होते हैं ना अचानक, तो या तो ये एक्यूट डिजीज में आएंगे, है ना, बहुत तेजी से जो पिक्चर बदलती है ना डॉक्टर श्रेय, तो या तो एक्यूट डिजीज में बदलेगा बहुत जल्दी डिजीज रूप, या फिर डोज ज्यादा लार्ज दे दी तो वो मेडिसिन के सिम्टम्स अपने आने की वजह से पिक्चर बदलेगी तुरंत। नहीं तो अगर आपने डोज माइन्यूट दी है और क्रॉनिक केस है, दोनों केस में ये नए सिम्टम्स तत्काल प्रभाव से एकदम डेवलप नहीं हुआ करते। ये भाव है इस एफोरिज्म का। और यदि ये न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो डिजीज एक्यूट है या फिर डोज आपकी माइन्यूट नहीं है। तो वो अब इसको वैसे समझ लें कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है और फिर भी ये मतलब काम करना बंद कर दी जो पहली मेडिसिन दी थी, तो फिर नए तरीके से केस को एग्जामिन करो, नई टोटलिटी बनाओ और नई सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट करो उसके अनुसार। और इसमें बहुत अच्छा भाव ये दिया है कि जैसे जैसे आप सेकंड होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ बढ़ोगे, थर्ड होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ बढ़ोगे, तो वो और ज्यादा अप्रोप्रिएट होती चली जाती है केस के साथ, क्योंकि वहां पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो और ज्यादा टोटलिटी में बढ़ने लगते हैं, डिजीज ओपन हो जाता है अगर हम कहें, और मोर कंप्लीट पिक्चर मिलने लगती है। तो जितनी कंप्लीट पिक्चर मिलती जाएगी टोटलिटी की, उतनी ही अप्रोप्रिएट सिमिलिमम सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, है ना सर? जी सर। तो ये ऐसे था, ये 112 फुटनोट में कह रहे हैं कि इन केसेस वेयर द पेशेंट, बहुत अच्छा फुटनोट है ये, इन केसेस वेयर द पेशेंट ब्रैकेट में कह रहे हैं विच हाउएवर हैपेंस एक्सेसिवली सेल्डम इन क्रॉनिक बट नॉट इनफ्रीक्वेंटली इन एक्यूट डिजीजेस, ब्रैकेट से बाहर फिर कह रहे हैं फील वेरी इल ऑल्दो हिज सिम्टम्स आर वेरी इंडिस्टिंक्ट। बहुत ही मजे की बात ये कह रहे हैं यहाँ के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर पेशेंट बीमार तो महसूस कर रहा है डॉक्टर श्रेय, बहुत ज्यादा बीमार तो महसूस कर रहा है, लेकिन सिम्टम्स क्लियर है नहीं। ऐसी पिक्चर आती है हमारे सामने कि इंसान बीमार, वैसे तो बिल्कुल बीमार हुआ है, लेकिन कोई भी सिम्टम क्लियर दे नहीं पा रहा, और उसको कह रहे हैं ब्रैकेट में ये कहां मिलेगा ऐसा, ये विच हाउएवर हैपेंस एक्सेसिवली सेल्डम इन क्रॉनिक डिजीज में तो ये बहुत ही कम मिलता है यदा कदा ऐसा कि पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार हो और विच हाउएवर हैपेंस एक्सेसिवली सेल्डम का मतलब है बहुत कम, इन क्रॉनिक बट नॉट इनफ्रीक्वेंटली इन एक्यूट, लेकिन एक्यूट केस में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलती है ऐसी स्टेट कि पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार तो महसूस कर रहा होता है लेकिन सिम्टम्स क्लियर होते नहीं है एक्यूट केस में, बट नॉट इनफ्रीक्वेंटली का मतलब है फ्रीक्वेंटली, नॉट इनफ्रीक्वेंटली का मतलब हो जाता है डॉक्टर दीक्षित का फ्रीक्वेंटली, अगर नॉट लग गया पहले। तो एक्यूट केस में ये फ्रीक्वेंटली होता है कि पेशेंट फील करता है बहुत ज्यादा इल ऑल्दो हिज सिम्टम्स आर वेरी इंडिस्टिंक्ट, लेकिन सिम्टम उसके अस्पष्ट रहते हैं बहुत ज्यादा, so that this state may be attributed more to the benumbed state of the nerves। तो ये जो स्टेट होती है पेशेंट की अमितपाल भाई, ये बिनम्ड स्टेट नर्व्स की मानी जाती है कि नर्व जो है इसकी सुन्न पड़ गई हैं, बिनम्ड हो गई हैं, इसलिए ये डिजीज को, इसके सिम्टम को क्लियरली स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा, which does not permit the patient pains and sufferings to be distinctly perceived। इसकी वजह से, नर्व बिनम्ड होने की वजह से
पेशेंट को जो है परमिट नहीं हो पा रहा पेशेंट के लिए कि वो अपने पेन को और अपनी सफरिंग को स्पष्ट रूप से महसूस कर सके। दिस टॉर्पोर ऑफ द इंटरनल सेंसिबिलिटी इज रिमूव्ड बाय ओपियम and in its secondary action the symptoms of the disease become distinctly apparent। तो इस केस में जब पेशेंट बीमारू तो बहुत ज्यादा दिख रहा हो लेकिन सिम्टम कोई क्लियर दे ना पा रहा हो, समझ नहीं पा रहा उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसको उन्होंने कहा कि बिनम्ड स्टेट ऑफ नर्व होती है। और फिर अगली बात कही है कि ये जो टॉर्पोरनेस है इंटरनल सेंसिबिलिटी की, ये दूर हो सकती है ओपियम की एक खुराक से। ओपियम के द्वारा ये टॉर्पोरनेस दूर हो जाएगी और जब सेकेंडरी एक्शन आएगा ओपियम की डोज का तो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज डिस्टिंक्टली अपियर हो जाते हैं, पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो इस फुटनोट का लब्बो-लबाब ये है कि ऐसा केस आपके सामने यदि मिलता है कि जो बीमार तो बहुत ज्यादा है लेकिन कोई भी टोटलिटी बन नहीं पा रही, कोई भी पेशेंट स्पष्ट रूप से बता ही नहीं पा रहा कि उसको क्या सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, कोई भी वो दे नहीं पा रहा, तो ऐसी बिनम्ड स्टेट को ओपियम की अगर डोज दे देते हैं तो केस ओपन हो, मतलब केस जो है वो सिम्टम्स क्लियरली उसको समझ में आने लगते हैं और वो सिम्टम्स बताने लगता है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा अमितपाल भाई जैसे कि हम नोजोड देते हैं किसी केस में, किसी केस में जैसे नोजोड देते हैं ना दीपशिका डॉक्टर श्रेय के भाई पिक्चर क्लियर नहीं है तो नोजोड दे दो, नोजोड केस को खोल देता है। तो ऐसा ही ये एक्यूट केस में ओपियम करती है जैसे कि क्रॉनिक केस में नोजोड करता है। 130 में भी आया ना ओपियम के लिए फुटनोट नंबर 130 में भी। हाँ 100 फुट वहां बताया कि कहाँ नहीं देनी, कहाँ खतरनाक हो जाएगी ओपियम। यहाँ तो ओपियम हो ही फायदेमंद के केस की पिक्चर को क्लियर कर देती है बिनम्ड स्टेट दूर करते हुए, लेकिन 130 में मुझे लग रहा है इसका खतरा बताया होगा और हम 130 को यहीं पढ़ लेते हैं ओपियम के रेफरेंस में। कह रहे हैं ओपियम को लेकर के कि दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द फैटल केसेस बाय नो मीन्स रेयर in which a moderate dose of opium given during the cold stage quickly deprived the patients of life। सावधान कहाँ रहना है हमें क्रॉनिक डिजीज के केस को क्लियर करने के लिए ओपियम नहीं देनी, एक्यूट केस की बिनम्ड स्टेट को क्लियर करने के लिए तो ओपियम दे सकते हो, लेकिन यदि आपने किसी फेटल केस को समझते हुए कि इसकी पिक्चर क्लियर कर लूं, इसकी जब बिनम्ड स्टेट है मरीज की उसका दूर कर दूं क्रॉनिक केस के ओपियम से, उस खतरे को यहां बताया कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि यदि किसी फेटल केस में, किसी घातक, किसी पुराने केस में बाय नो मीन्स रेयर in which a moderate dose of opium given during the cold stage quickly deprived the patients of life। no means rare, ये रेयर नहीं है, ये आम मतलब हो ही जाएगा एक तरह से कि यदि मॉडरेट डोज ऑफ ओपियम दे दी उस मरीज को जो फेटल केस में बिनम्ड स्टेट में पड़ा है और खास करके उसकी कोल्ड स्टेज में दे दी। कोल्ड स्टेज को यहाँ ये ले लो जब वो हीलिंग में नहीं आ रहा है, जब उसको वो ठंडा हो रखा, दोनों तरह से ले लो, शरीर ठंडा हो रहा है, गर्माहट नहीं है, या फिर हम जीएनएम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसकी हीलिंग फेज चली नहीं है ना। तो वहां पे होता क्या है कि वो फेटल केस में वो पेशेंट का जीवन खतरे में पड़ जाता है, अपनी जीवन से हाथ धो बैठता है। तो डॉक्टर श्रेय जी सर, क्रॉनिक केस में बिनम्ड स्टेट को दूर करने के लिए यदि आपने ओपियम की मॉडरेट डोज दे दी तो पेशेंट निकल लेगा दुनिया से। ये केवल और केवल 112 फुटनोट में एक्यूट केस में बताया गया है कि यदि कहीं बीमार है बहुत ज्यादा मरीज और स्टेट है बिनम्ड, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, उसका परसेप्शन ठीक नहीं है नर्व्स की बिनम्डनेस की वजह से, तो वहां आप ओपियम से काम चला सकते हो। तो ये दोनों फुटनोट का पढ़ना यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी था।
और इसके लिए बहुत धन्यवाद अमित पाल भाई आपका। कोई क्वेरी है किसी की यहाँ, कोई सवाल है? चलो अभी शायद नहीं है, तो इसका लास्ट इस ग्रुप का लास्ट एफोरिज्म है, एफोरिज्म 184। कह रहे हैं इन लाइक मैनर आफ्टर ईच न्यू डोज ऑफ मेडिसिन हैज एग्जॉस्टेड इट्स एक्शन when it is no longer suitable and helpful, the state of the disease that still remains is to be noted anew with respect to its remaining symptoms, and another homeopathic remedy sought for as suitable as possible for the group of symptoms now observed, and so on until the recovery is complete. हैनीमैन साहब यहाँ बताना चाह रहे हैं कि इसी तरीके से, इसी ढंग से आफ्टर ईच न्यू डोज ऑफ मेडिसिन हैज एग्जॉस्टेड इट्स एक्शन, जब नई डोज मेडिसिन की एग्जॉस्ट हो जाए, अपने एक्शन को लेकर के काम करना बंद कर दे, व्हेन इट इज नो लॉन्गर सुटेबल एंड हेल्पफुल, अब यदि अब ये ज्यादा आगे समय के लिए सुटेबल ना हो और हेल्पफुल ना हो, अब तो कह रहे हैं कि द स्टेट ऑफ द डिजीज दैट स्टिल रिमेन्स इज टू बी नोटेड एन्यू विद रेस्पेक्ट टू इट्स रिमेनिंग सिम्टम्स। तो जो डिजीज की स्टेट है, जो बची हुई सिम्टम्स हैं, जो बची हुई स्टेट है, उसे नोट किया जाए नए तरीके से, फ्रेश तरीके से, बचे हुए सिम्टम्स को लेकर के। एंड अनदर होम्योपैथिक रेमेडी शॉर्ट फॉर, और फिर एक कोई दूसरी होम्योपैथिक रेमेडी को देखा जाए जो कि ज्यादा से ज्यादा सुटेबल हो उस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स से जो अब ऑब्जर्व करें, और ऐसा हम तब तक करते चले जाएं अंटिल द रिकवरी इज कंप्लीट, जब तक केस क्योर ना हो जाए, जब तक रिकवरी कंप्लीट ना हो जाए, हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस तरह से हम कम सिम्टम्स मिलने के बावजूद भी वन साइडेड डिजीज में हम क्योर का जो टारगेट है, क्योर का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये था 172 से लेकर के 184 तक का बहुत अच्छा ग्रुप, ये आज यहाँ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक इस ग्रुप को लेकर के या यहाँ तक कोई किसी का सवाल बनता हो तो रखें, या किसी के पास कोई और जानकारी हो तो उसको शेयर करें। सर इसमें आप ये बताएं कि सर कि जैसे एक्यूट डिसीज अगर हमारे सामने आता है, ऐसा कोई केस आएगा जहाँ पे उसके पास 2-3 सिम्टम्स बता रहा है ये चीज, तो क्या मतलब वो ऐसा रहेगा कि वो मतलब 2-3 सिम्टम्स के अलावा कोई और सिम्टम्स बता नहीं पा रहा है, या फिर वो उसको पेशेंट को ही समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये दिक्कत क्या हो रही है? हाँ, दोनों स्टेट को हमें देखना होगा कि पेशेंट किसी प्रोमिनेंट सिम्टम पे ही फोकस है उसका, और खास करके एक्यूट डिजीज में तो बहुत ज्यादा किसी एक ही सिम्टम के बारे में बताया जाएगा बार बार वो, क्योंकि जो उसको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा होगा, है ना भाई। तो ये फिजिशियन की ड्यूटी बनती है कि एक्यूट केस में या किसी केस में अगर पेशेंट 1-2 सिम्टम बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, हमें उसी पे ही फोकस करके मेडिसिन देनी है, एक बात। या फिर हमें यही ये ऑब्जर्व करना है फिजिशियन को कि ये इसकी जो फैकल्टी ऑफ नर्व है, ये विनम्र हो रही है, ये कंफ्यूज सा हो रहा है, ये डल है, ये इंडिस्टिंक्ट तरीके से महसूस कर रहा है अपनी चीजों को। ये हम सामने देख के उसका प्रेजेंटेशन तय करेंगे कि यहाँ ये समझ नहीं पा रहा है, या यहाँ पर ये किसी 1-2 सिम्टम्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, उसको फोकस कर रहा है डॉक्टर श्रेय। तो ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि ये इंटॉक्सिकेटेड सा है बंदा, इसकी नर्वस सिस्टम इसका साथ नहीं दे रहा, इसको पता ही नहीं चल पा रहा। इसको आप उससे ले लो, जैसे कोई नशेड़ी आदमी हो आपके सामने ओपीएम खा के या कोई नशा लेकर, उससे आप कोई बात पूछो तो वो उसे समझ में नहीं आ रहा। इसको ऐसे ले लो, जो इसका एक रूब्रिक भी है ना कि पेनलेसनेस यूजुअली विद पेनफुल कंडीशन। अब पेनफुल कंडीशन है, उसके लिए पेनलेसनेस है उसके साथ, तो ये रूब्रिक इस स्टेट के लिए आ जाएगा
है ना आप दीपशिखा। हाँ, बस एक और भी चीज तो इसमें ये भी तो है ना, डिलीजन वेल सेज व्हेन ही इज सिक, कि मतलब सिक भी है तो भी वो वेल बता रहा, तो वो भी उसका सिम्टम क्लियर तब भी नहीं आएगा। हाँ, डेल्यूजन वेल सेज व्हेन वेरी सिक में दो बातें हो सकती हैं, आर्निका भी बोलता है और ओपीएम भी बोल देगा। आर्निका इसलिए बोलेगा मैं ठीक हूँ भैया, मुझे टच मत करो। हाँ एक बंदा तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी बोल सकता है डॉक्टर दीपशिखा कि मैं इसलिए पहले से पहले कह देता हूँ मैं ठीक हूँ भैया, तुम दूर रहो। तो आर्निका का तो ऐसे आता है कुछ भाव, डोंट टच मी। और यदि उसकी फैकल्टी ही काम नहीं कर रही तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है फिजिशियन का। मैं फिर ये कहूंगा, आप ये देखेंगे सामने वाला बंदा नशे से में है, टॉक्सिकेटेड सा है, ये बता नहीं पा रहा, तो वहां पे फिर ओपीएम की स्टेट आ जाएगी वो। सर इसमें ये हो सकता है कि एंजाइटी कंसाइंस में हो तो उसलिए भी नहीं बता पा रहा है। हाँ, तो इसमें आया तो था, इसमें जब हम केस टेकिंग ले रहे थे केस टेकिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें शर्मीला मरीज है, सुस्त मरीज है, आपको खुश करने वाला पोलाइट मरीज है, तो ये कई कैटेगरी आई तो थी जहां से इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलेंगी। भाई अगर कोई आपको बहुत ही हम्बल है, आपको रेस्पेक्ट करता है, आपको प्लीज करना चाहता है, तो वो भी कह देगा हाँ डॉक्टर साहब ठीक हूं मैं। अगर किसी की समझ में ही नहीं आ रही, वो कह देगा हाँ साहब ठीक हूं मैं। कोई सुस्त है, लेजी है, अरे कौन इतने सवालों का जवाब दे, हाँ कह के निकल लेगा बस। तो वो वाला अलग हो जाएगा पहलू, जो बंदा अपने डिटेल नहीं दे रहा है सही से। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा कि सामने वाला विनम्र है, और ये हम समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा इसमें कष्ट लगता नहीं है, हम समझ जाएंगे कि विनम्रनेस क्या होता है। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा नशे में हो और वो बात को क्लियर ना समझ पाए, ऐसा कुछ इसका एक्सप्रेशन होगा दोस्त, है ना। हाँ, लेकिन बात बड़ी अच्छी यहाँ ये पकड़ में आई है आज कि एक्यूट केसेस में अगर विनम्रनेस आ रही है, नमनेस, तब ओपीएम का ध्यान रखना भैया। क्रोनिक केस में, फैटल डिजीज में ओपीएम को देने से बहुत ज्यादा पहले बचना, समझना पहले, है जी। जैसे इसमें सर ये एग्जांपल हो सकता है, जैसे किसी को चोट लग गई, खून निकला है और उसको दर्द ही महसूस नहीं हो रहा कि चोट लगे, क्या है, चल रहा है वो। हाँ, तो रूब्रिक है ना वो, पेनलेसनेस यूजुअली पेनफुल कंडीशन। तो यहाँ पे भी तो ये मतलब ओपीएम वाला ही केस आ गया ना कि भाई जहाँ पे तेरे को दर्द होना चाहिए वहां हाँ, यहाँ तो आ ही गया, और ओपीएम होगी भी उसमें। उस रूब्रिक को अगर देखेंगे तो वहां ओपीएम होनी भी चाहिए, होगी भी जरूर, और वहां तो जरूर बनेगी ओपीएम जैसी स्टेट बिल्कुल आ जाएगी। हालांकि फिर तो और भी दवाई होंगी, लेकिन ओपीएम के लिए जस्टिफाइड है वो, क्योंकि वो फेटल तो है नहीं, वो इतना वीक तो है नहीं, वो इतना वाइटलिटी डाउन तो है नहीं। आते हैं कई बार ऐसे कैंप में केसेस आते हैं कि इस बच्चे को चोट लग जाती है, इसको पता ही नहीं चलता, ब्लीडिंग, लेकिन उसमें अकेले ओपीएम को ना वो करें, ओपीएम का को समझा कह के इन्होंने एक स्टेट समझाई है, और उसको लेकर के थोड़ा सा इन्होंने ओपीएम को मार्जिन दिया है एक्यूट केस में खास करके। क्रोनिक में तो बहुत सारी और दवाइयां आ जाएंगी उसके परसेप्शन के हिसाब से, है ना। बिल्कुल। और एक्चुअल में मैं बताऊं, ये हम अब समझ में आ जाएगा क्लियर, ये ऑर्गेनन की नॉलेज कितनी अच्छी काम करती है और कैसे केस में काम करती है। जिस तरह से ये ओपीएम को एक्यूट में कहा है कि अगर कोई एक्यूट डिजीज है और वहां बिल्कुल विनम्र हो जाए बंदा, तो वहां ओपीएम करती है काम। तो ऐसे ही मैंने देखा एक केस में मलिक सर को बताया गया कि अचानक पेशाब जो है ना बंद हो गया है मरीज का, एक्यूट डिजीज है, पेशाब बंद हो गया। तो यही ऑर्गेनन में आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कहीं पे कैंथेरिस बताई गई है, बिल्कुल कहते हैं ना ऑन द स्पॉट कोई अचानक ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि एकदम पेशाब बंद हो गया और बंदा बीमार है, तो हमने मलिक सर ने उसको मेरे से कहा कि भाई एक डोज उसको दे दो कैंथेरिस, अगर पेशाब चालू नहीं होता तो फिर इसको कैथेटर वगैरह लगा के इसको मेडिकल एड लेनी पड़ेगी फिर। तो ऐसा ही जैसा यहाँ ओपीएम का भाव बताया है ना एक्यूट केस की विनम्रनेस में,
तो ऑर्गेनन में ही एक जगह ऐसे ही कैंथेरिस को भी बताया। अगर कहीं अचानक रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए ऑल ऑफ द सडन, और अगर वो काम ना करे तो फिर ये मान के चलो कि वो फिर मेडिकल एड लेनी पड़ेगी कैथेटर वगैरह की। तो उससे भाव ये आ रहा है कि कैंथेरिस भी ऐसे ही काम करती है यूरिनरी सिस्टम पे, जैसे ओपियम नर्व्स पे कर रही है। तो ये ऐसी जगह यूज करनी है भाई, ये वाली बात। चलो ठीक है ना, तो आगे बढ़े फिर थोड़ा सा। तो 28 पेज पे हम चलते हैं। तो 185 से लेकर के 203 तक का अलग एक ग्रुप है एफोरिज्म्स का। 185 से लेकर के 203 तक में बताया गया कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज विद लोकल सिम्टम्स, देयर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंजूरियस। डॉक्टर श्रे 185 से लेकर के 203 में हेनीमैन साहब बताएंगे कि जो डिजीज लोकल सिम्टम वाले हैं, जो अभी ऊपर हम पढ़ के आए थे ना, इंटरनल लोकल मेलेडीज, लोकल सिम्टम्स जो देते हैं बाहर स्किन पे, जिनके ग्रोथ आ जाती है स्किन पे, जिसका एक्सटीरियराइजेशन एक्सप्रेशन होता है, लोकल सिम्टम्स के साथ डिजीज का ट्रीटमेंट करना कैसे करना है एक बात, और उनमें एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करना उनका लोशन लगा करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन से हमेशा घातक ही होता है। बताएंगे हेनीमैन साहब कि क्यों इंजूरियस होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करना ऐसे लोकल सिम्टम्स के साथ डिजीजेज का। ये 185 से लेकर के 203 में बताएंगे। तो 185 में कह रहे हैं हेनीमैन साहब कि अमंग द वन साइडेड डिजीजेज an important place is occupied by the so-called local maladies, by which term is signified those changes and ailments that appear on the external parts of the body। हम पीछे दो कैटेगरी पढ़ के आए थे कि एक तो इंटरनल कंप्लेंट्स के साथ बताता और एक फिर एक्सटर्नल उसमें बताता है। जो पीछे में पढ़े थे ना एक्सटर्नल काइंड का था, तो जो एक्सटर्नल काइंड के थे ये उन्होंने कह दिया था लोकल मेलेडीज, जो एक्सटर्नल पार्ट पे बॉडी के मिलते हैं। तो हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो वन साइडेड डिजीज की जो दूसरी टाइप है, जो लोकल मेलेडीज है, जिसमें एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी पे केवल सिम्टम आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा ऐसा, तो कह रहे हैं अमंग द वन साइडेड डिजीजेज, ये जो वन साइडेड डिजीज के बीच में एन इंपोर्टेंट प्लेस इज ऑक्युपाइड बाय द सो कॉल्ड लोकल मेलेडीज, ये जो लोकल मेलेडीज है इन्होंने भी अच्छी खासा अपना, इनका भी एक स्थान है महत्वपूर्ण वन साइडेड डिजीजेज में। बाय विच टर्म इज सिग्निफाइड दोज चेंजेस एंड एलिमेंट्स दैट अपीयर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो कि टर्म से ही पता चल रहा है, टर्म से ही महत्व मिल रहा है कि वो चेंजेस, वो एलिमेंट जो कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी पर अपीयर होती है केवल ऐसे केसेस में। कह रहे हैं इनका भी अच्छा खासी जगह है ट्रीटमेंट जब करना चलोगे। कह रहे हैं टिल नाउ द आइडिया प्रिवेलेंट इन द स्कूल्स वाज दैट दीज पार्ट्स आर अलोन मॉर्बिडली अफेक्टेड एंड दैट द रेस्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिजीज। डैश लगा कह रहे हैं ए थ्योरेटिकल एब्सर्ड डॉक्ट्राइन which has lead to the most disastrous medical treatment। अब यहाँ बड़ी अच्छी एक वो भी कही, एक तरह से शिकायत सी भी है। कह रहे हैं कि अब तक एक आइडिया चला आ रहा है स्कूल्स में, मेडिकल स्कूल्स में, थेराप्यूटिक स्कूल्स में, ये आइडिया चला आ रहा है ऐसी लोकल मेलेडीज के बारे में। ये माना जाता है कि ये पार्ट अकेले ही मॉर्बिडली अफेक्टेड हैं और बाकी शरीर का कोई लेना देना नहीं इस बीमारी से। अगर किसी के हाथ पे एक्जिमा हो रहा है या किसी के वार्ट हो रहा है तो कहते हैं ये केवल यही पार्ट अफेक्टेड है, यही शामिल है, बाकी जो और पार्ट है बॉडी के या सारा शरीर का मतलब नहीं है। ये तो जो पार्ट अफेक्टेड है इसी का मसला है। ये एक आइडिया चला आ रहा है डॉक्टर श्रे भाई जी सर। और आगे हेनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये थ्योरेटिकल और ये बेतुका डॉक्ट्राइन है, ये एब्सर्ड डॉक्ट्राइन और थ्योरेटिकल डॉक्ट्राइन वो है केवल। और कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये ऐसा एब्सर्ड डॉक्ट्राइन और थ्योरेटिकल है कि ये
कह रहे हैं मोस्ट डिजास्टर्स मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ा देता है लोगों को कि भाई इसका इस पार्ट का कोई लेने देना शरीर से नहीं है तो इस पे लोशन लगा दो, बस इसे कॉटराइज कर दो, इसको यहाँ से जला दो, इसे यहाँ से काट दो, इसे यहाँ से रिमूव करा दो। क्यों? क्योंकि शरीर का तो कोई मतलब है नहीं। तो लोग जो है इस तरह से बहुत ही गलत दिशा में बढ़ जाते हैं इस थॉट की वजह से, इस आइडिया की वजह से, और ये मोस्ट डिजास्टरस मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके चला जाता है या मोस्ट डिजास्टरस मेडिकल ट्रीटमेंट को बढ़ावा दे रहा है। ये विचार इनका कि जो पार्ट अफेक्टेड है वही शामिल है, बाकी शरीर का कोई लेना देना नहीं, तो उसको वहीं से उसे काट के अलग कर दो, जला के अलग कर दो। तो ये बहुत ही ज्यादा घातक और घातक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ ही रहा है। बढ़ा क्या देगा, हो ही रहा है, बल्कि ये कहेंगे हम तो ये यहाँ पर 185 में इन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी है लोकल मेलेडीज को बाहर से ट्रीट करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो यहीं रुकेंगे आज। तो ये ग्रुप फिर कल नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे और बाकी बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। पीछे जब मेडिसिन कम है तो कैसे आगे बढ़ेंगे, अगर डिजीज के सिम्टम्स कम हैं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो दो ग्रुप जो है क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है सबको। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन कभी भी बनता है तो ये नए बच्चे कभी भी बीच में भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसको समझ लेना ही बहुत जरूरी होगा प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल वो चल रहा है पार्ट हमारा। एकदम ऐसा समझो डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर फ्रे जैसे कि क्लिनिक के लिए तैयारी हो रही हो बच्चों की, क्लिनिक पे कुर्सी पे बैठ के कैसे आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल सर एक्चुअली ये भी है ना कि प्रैक्टिस जब तक स्टार्ट नहीं होती मतलब कहीं की, तो फिर ये चीजें समझना थोड़ा मुश्किल ही होती है। हाँ, दोनों ही बात है। इन्हें समझ के चेयर पे बैठो और चेयर पे बैठ के इन्हें समझते रहो, इन्हें अप्लाई करते रहो। बात ऐसे है दोस्त, इन्हें समझने के बाद चेयर पे बैठे नया बच्चा तो बहुत फायदा, और चेयर पे बैठ के ये जो समझा है इसको अप्लाई करे। हाँ, तो समझना तो पहले ही पड़ेगा दोस्त। गलती करके तो खैर सब सीखते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का, इस डिस्कशन का ये फायदा है कि ये कुछ चीजें पहले से पहले ही, अगर ये नए बच्चे या इनको जब तैयार हो जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, तो ये बहुत तेजी से मैच्योर होंगे, हमारे से भी ज्यादा एडवांस होंगे ये आने वाले डॉक्टर, है ना। जी सर। तो ऐसा कुछ है। तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम 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 भाई, राम राम, राम राम। राम राम भाई।